आज की कहानी जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो जीवन के संघर्ष का एक बेहतरीन नमूना है, जिसकी शुरुआत में हम ईमा नाम की लड़की को देखते हैं। बाहर किसी तरह का युद्ध चल रहा है। इतने में तभी एक परमाणु बम आकर गिरता है, जिससे एक तेज फ्लेम ऊपर उठती है। पर तभी सैम नाम का लड़का, जो कि उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसे लेकर बिल्डिंग के नीचे भागता है, जहां पर एक बेसमेंट बना हुआ है जिसमें पहले से 6 लोग मौजूद हैं। और उनमें से एक माइकी नाम का शख्स दरवाजे पर टेप लगा रहा है ताकि किसी भी प्रकार का कोई भी रेडिएशन अंदर ना आ सके। उसकी बातों से हमें यह पता लग जाता है कि इससे पहले भी वो किसी बेसमेंट में ही अपनी जिंदगी गुजारा करता है, और इसीलिए सभी से बताता है कि अगर किसी ने इस डोर से बाहर जाने की हिम्मत की तो उसकी जिंदगी में सिर्फ मौत ही लिखी होगी, क्योंकि बाहर कुछ ऐसी रेडिएशन है जो किसी भी इंसान को पल भर में पिघला कर मोम बना सकती है। अब ये सुन सभी बहुत डर जाते हैं, तो वहीं रुकने का फैसला करते। इतने में इन्हें एक तेज झटका महसूस होता है। सभी घबरा गए कि ये क्या हुआ, तो माइकी ने उन्हें बताया कि बिल्डिंग गिरी है, ये झटका उसी का है, इसीलिए घबराओ मत। पर जोश और बॉबी के ऊपर कुछ धूल जैसी चीज गिरती है, जिससे वो जल्दी जल्दी हटाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये रेडिएशन डस्ट है। पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बस सीमेंट की कुछ धूल थी जो कि इमारतों के गिरने से आई थी। अब यहाँ ये सभी 8 लोग फंसे हुए हैं, यानी कि अब खेल में मजा आने वाला है, क्योंकि ये कहानी देखने में जितनी सरल लगती है उतनी तो बिल्कुल भी नहीं है। बस सब्र रखिए और मजा लीजिए। इस बेसमेंट में एक छोटी बच्ची भी है जिसे ये वेंडी कहकर पुकारते। वो माइकी के पास आकर कहती है कि उसे अब इस जगह पर नहीं रहना, क्योंकि यहाँ पर उसे घुटन हो रही है। तो माइकी उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो बाहर गई तो उसके बाल 2 मिनट में पूरे जल जाएंगे, स्किन पिघल जाएगी। ऐसी डरावनी बातें सुन वो बच्ची और ज्यादा डर गई और फौरन अपनी माँ की गोद में जाकर छुप गई। इसके बाद अब सभी ने माइकी के आगे का प्लान के बारे में पूछा, लेकिन किसी को उसे कोई भी ढंग से जवाब तक नहीं दिया। बस इतना कहा कि जो भी कुछ वो कहेगा उन्हें वही करना होगा, क्योंकि जब अमेरिका ने जापान पर बम गिराया था का वो सर्वाइवर है, इसीलिए उसे पता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे खुद को जिंदा रखा जाता है। तब एमा सभी से पूछती है कि क्या किसी के फोन में नेटवर्क आ रहा है, तो कोई जवाब नहीं देता। पर डेल्विन के पास एक रेडियो डिवाइस है जिससे कि वो बात करने की कोशिश में लगा था, लेकिन अफसोस कि उसके हाथ कुछ नहीं आया। इसके बाद अब माइकी सभी को खाने के लिए बीन्स देता है, जो सभी थोड़ा थोड़ा खाते हैं। लेकिन जोश और बॉबी अब ऐसे नहीं रहना चाहते, उन्हें खुली जगह पर जाना है, इसीलिए वो जबरदस्ती गेट को खोलने चले गए। हालांकि माइकी ने मना भी किया, लेकिन वो नहीं माने, तो उसने उनके ऊपर एक से वार किया, जिससे कि ये दोनों डर गए और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए। वहीं रात होने पर एमा नोटिस करती है कि उसी बेसमेंट में माइकी का एक पर्सनल रूम भी है, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। इधर बाहर जोश हर दिन एक ही खाना खाते खाते बोर हो गया। वो आज के खाने को उठाकर फेंक देता है, क्योंकि उसे ये नहीं खाना, और उसकी इस हरकत से माइकी को बहुत गुस्सा आता है। और इतने में सैम भी खड़ा हो गया, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो लोग ऐसे हाथ पे हाथ रखकर बैठे हुए जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, उन्हें कुछ तो करना ही है। इतने में ये दोस्तों वहां की लाइट फ्लिकर होने लगती है, क्योंकि गेट के बाहर कोई था जो उसी गेट को काटने की कोशिश कर रहा। सभी को लगा कि ये आर्मी वाले होंगे, इसीलिए वो बहुत खुश हुए। लेकिन जब गेट खुला तो वहां पर 5 रेडिएशन सूट पहने सोल्जर थे, जिनके हाथ में बंदूकें थी। वो वेंडी को पकड़ लेते हैं और उसके गले में कुछ इंजेक्ट करने लगते हैं। मारिलीना, जो कि उस बच्चे की माँ थी, वो उन्हें ऐसा करने से रोकती है, पर वो सभी उस वेंडी को एक प्लास्टिक बैग में भर कर ले गए। फिर बचे हुए 3 सोल्जर इन लोगों पर हमला करने लगे, लेकिन इन्होंने बड़ी ही चालाकी से तीनों को मार गिराया। लेकिन इसमें इनके एक शख्स को गोली लग गई, पर उससे भी ज्यादा दर्द में है मारिलीना, जिसकी बेटी वो लोग न जाने कहां लेकर गए। इसीलिए वो अब उस स्टील गेट को खोलने चली गई, पर सही समय पर इन लोगों ने देख लिया, वरना हालत और भी बदतर हो जाते। अब मारिलीना को स्टोर रूम में बंद कर दिया गया और बाहर उन सोल्जर की छानबीन शुरू हो गई। मास्क हटाने पर पता लगा कि ये एशियन सोल्जर है, जो देख डेल्विन को लगता है कि ये शायद नॉर्थ कोरियन आर्मी के होंगे, लेकिन माइकी को लग रहा है कि ये हमला अरब देशों ने मिलकर किया। उधर डार्विन बार बार रेडियो पर किसी से बात करने की कोशिश में लगा हुआ, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा माइकी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि ऐसा करके वो शायद दुश्मनों को खुद की लोकेशन बता देगा, और इसीलिए वो ऐसा ना करे। उधर मारिलीना का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि उसकी बेटी को वो लोग न जाने कहाँ ले गए होंगे, न जाने वो किस हाल में होगी। वो यही सब सोच सोच कर रोए जा रही है। तब एमा उसके पास खाना लेकर आई कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाहर खाने पर ये सब डिस्कस हो रहा है कि उनके पास अब एक रेडिएशन सूट है, यानी कि कोई बंदा बाहर जाकर आर्मी से मदद मांग सकता है, लेकिन जाएगा कौन। एमा अपने हाथ खड़ा करती है, पर माइकी को उस पर भरोसा नहीं है। वो मना कर देता है और जोश को जिम्मेदारी देता है, क्योंकि उसका भाई यहाँ घायल है, उसे उस लड़ाई में गोली लगी थी और इसीलिए वो वापस जरूर आएगा। यही सोचकर उसने ये जिम्मेदारी उसे दे दी।
खैर अब उसे वो सूट पहनाया जाता और फिर जाने को बोला गया। जब वो बाहर गया तो उसने देखा कि उस बेसमेंट के बाहर एक टनल टाइप बनाई गई है जो जाकर एक लैब में खुलती है, जहाँ पर दो लोग वही सूट पहने हुए कुछ रिसर्च कर रहे। वो भी उन्हीं के साथ मिल गया और वहाँ की चीज़ों को देखने लगा। तब उसने नोटिस किया कि वहाँ पर कई सारे इंसानों के बाल रखे हैं, कुछ कैप्सूल भी हैं जिसमें कुछ छोटे छोटे बच्चों को रखा गया, पर वो बेहोश हैं। और उसी में वेंडी भी थी। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को देखकर वो एकदम बौखलास आ गया। इस चक्कर में उन दोनों ने इसे पहचान भी लिया, पर जोश ने जैसे तैसे करके खुद की जान को बचाया और भागते हुए बेसमेंट में आ गया। पर उसके चेहरे पर डर देखकर सभी और डर गए। तब उसने बताना शुरू किया कि बाहर किसी भी प्रकार की कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। अब वो लोगों पर अजीब तरह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो गया। इस दौरान वो मार्लिना की ओर देखकर उसे माफी मांगता है कि वो उसकी बेटी को वापस नहीं ला सका। इतने में वो सोल्जर बाहर से उस गेट को सील कर देते हैं ताकि कोई भी बंदा बाहर ना आ सके। लेकिन ये क्या बात हुई, आखिर वो लोग हैं कौन? अगर आर्मी वाले हैं तो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? खैर अब यहाँ हम ईमा को देखते हैं जो घायल एड्रिन के पास आकर उसकी मदद करती है, उससे बातें करती है, जिससे कि हमें पता चलता है कि ये दोनों कई सालों से एक दूसरे को जानते, लेकिन आज पहली बार उन्होंने बातें की। इस दौरान वहाँ पर सैम आ गया, जिसने कुछ देखा तो नहीं, लेकिन यहाँ हमें एक और चीज़ पता लगी। सैम और एमा का रिलेशन कुछ ठीक नहीं। यही वजह है कि वो उसके साथ ज़्यादा समय नहीं बिताती। अब देखते ही देखते एक हफ्ता बीत गया, पर अभी ये लोग वही हैं जहाँ शुरुआत में। लेकिन जिन सोल्जर को इन्होंने मारा था उनकी बॉडी में से स्मेल आने लगी जो पूरे बेसमेंट में फैल गई। इसीलिए माइकी सुझाव देता है कि हमें इस लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके फेंक देना चाहिए। लेकिन ये काम करेगा कौन? तब बॉबी हाथ खड़ा करता और फिर वो माइकी दोनों मिलकर उस लाश को ठिकाने लगा देते। इस बीच हम मार्लिना को भी देखते हैं जो अपनी बेटी के जाने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और उसे सहारे की जरूरत है, जो सहारा बॉबी उसे देता है। यहाँ 2 दिन बाद आखिरकार सभी लोग मिलकर माइकी के उस रूम तक पहुंच ही गए जिन्हें डेरविन लेकर गया था, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो खाने को चोरी कर रहा है और सभी से झूठ भी कह रहा है कि खाना खत्म हो गया। लेकिन जब एमा उसके रूम में गई तो वहाँ उसने कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग देखी जिसमें 9/11 के कुछ आर्टिकल थे जो काफी अजीब था। खैर इतने में उसने देखा कि वहाँ पर माइकी की कुछ फैमिली फोटोज भी है जिसमें उसकी एक बेटी भी है। जो चीज देखकर वो सोच में पड़ गई कि जब इसके पास इतना सब कुछ है तो यहाँ पर इस तरह से ये क्यों रहता है? जरूर कुछ है जो ये हम सभी से छुपा रहा है। इतने में वहां पर माइकी आ गया जिसने सभी को रूम से बाहर जाने को कहा, लेकिन एड्रिन ने उसे कहा कि हम यहाँ पर खाने की तलाश में आए। जो सुन माइकी ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, अब मेरे पास कुछ खाने को नहीं बचा। लेकिन किसी को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं हो रहा है और इसीलिए उन्होंने उसे कहा कि अब वो भी इस रूम का इस्तेमाल करेंगे। जो सुन उसे गुस्सा आ गया तो वही मार्लिना जो कि अब पूरी तरह से बॉबी के प्यार में पागल हो चुकी है, यहाँ तक कि वो अपनी बेटी को वही भूल चुकी है जो देख ईमा उसके पास गई। उसने तो उसे कह दिया कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो। जो सुन उसे गाली देकर वहां से बाहर आ गई। अब समय कुछ इस तरह से बीत रहा है, हर कोई अपनी ही परेशानियों से तंग है, पर इनकी सबसे बड़ी दिक्कत है खाना, जो कि किसी को भी नहीं मिल पा रहा है। अभी भी कुछ लोग को लग रहा है कि माइकी ने कुछ खाना छुपा कर रखा है और 1-2 दिन तक ये बर्दाश्त करते हैं, लेकिन आखिर में जोश को उस पर गुस्सा आ गया, जिसके चलते दोनों में एक तगड़ी भिड़त हो गई। लेकिन फिर सभी ने आकर इन्हें अलग किया। पर उसी रात डरविन ने कहा कि माइकी के रूम में एक और पैसेज है जिसमें पैटर्न लॉक लगा हुआ है, जो देख उसे लग रहा है कि उसमें भी उसे खाना छुपाया हुआ है। वो अपनी बंदूक लेकर उसके पीछे पीछे गया। एमा ने भी उसका पीछा करते हुए देख लिया, इसीलिए वो भी उस रूम में गई। पर अंदर जाने पर डरविन और माइकी के बीच में भिड़त हो गई, जिसके चलते एक गोली डरविन के सर पर लगी और वो वहीं पर मारा गया। ये सब देखकर सभी वहां से भागते हुए आए और माइकी को पकड़ लिया, क्योंकि उन्हें अब पता लग गया है कि वो खाना छुपा रहा है। वो उसे चेयर से बांध देते हैं और उस पैसेज का लॉक पूछने लगते, लेकिन माइकी उसे बता ही नहीं रहा था आखिर वो क्या छुपा रहा है। और तब जोश ने उसकी एक उंगली को काट दिया। अब दर्द के मारे माइकी चिल्ला रहा है और तब उसे बताना ही पड़ा, जिसके बाद सभी ने उस गेट को खोल दिया जिसके अंदर काफी सारा खाना पानी था। उधर माइकी बेचारा वहीं दर्द के मारे कर रहा था। अभी तक तो हमने कहानी में यही देखा कि माइकी ने इन सभी को अपने बेसमेंट में शेल्टर दिया, इनकी जान बचाई, लेकिन अंत में इन सभी ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। लेकिन क्या हमें जैसा माइकी दिखाया जा रहा है एकदम बेबस और लाचार, वो वैसा सच में है या फिर अभी भी कहानी में कोई ट्विस्ट है? खाना हासिल करने के बाद ये लोग माइकी को उसी हालत में एक रूम में बंद कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद हमें इनके ऊपर उस रेडिएशन का असर दिखने लग गया, क्योंकि सभी के बाल गिरने लगे हैं। अब तो खाना भी नहीं है, लेकिन शायद कुदरत को ये मंजूर नहीं है, किसी न किसी को तो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, वरना ये सब यहीं मारे जाएंगे। पर इस बीच एमा देखती है कि 2 भाई मार्लिना के साथ इंटीमेट हो रहे हैं, उसे बहुत टॉर्चर कर रहे हैं। इतने में वहाँ एड्रिन आकर उसे ड्रिंक ऑफर करता है,
जो पीते हुए वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे यहाँ ऐसे हालातों में खुद का दम नहीं तोड़ना बल्कि बाहर निकलना है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर मार्लिना आ गई, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो रखी है। उसे ये सब नहीं करना है, लेकिन फिर भी वो दोनों भाई वापस आते हैं और उसे ज़बरदस्ती अंदर ले जाने लगते। तब एमा उसकी मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन एड्रिन उसे रोकता है, क्योंकि वो दोनों एकदम जालिम है, न जाने उसके साथ क्या करेंगे। ऊपर से उन्होंने फूड स्टोरेज पर खुद का कब्जा जमा लिया, यानी कि अगर किसी को भी फूड चाहिए होगा तो उसे उनके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा। यही चीज़ एमा के साथ भी हुई। जब वो खाने के लिए गई तो उसके साथ जोश ने ज़बरदस्ती किया और कहा कि अगर वो उनके साथ रहेगी तो उसे टाइम टू टाइम खाना मिलता रहेगा। पर एमा वहाँ से बाहर आ जाता और इतने में एड्रिन आकर जोश से कहता है कि ये खाना पूरे ग्रुप के लिए, इसीलिए सभी का बराबर का हिस्सा है। लेकिन जोश का कहना था कि अब यहाँ पर कोई ग्रुप नहीं है, जो मैंने कहा वो करो, तुम्हें भी खाना मिल जाएगा, सीधी सी बात है। एमा माइकी को बाहर लेकर आती है, जो उसे गुजारिश करता है कि वो उसके हाथों को खोल दे, लेकिन वो कहती है कि उसने सभी को धोखा दिया। पर माइकी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें उस खाने के बारे में बताने ही वाला था, लेकिन बस मुझे डर था कि कहीं किसी की नीयत खराब ना हो जाए, इसीलिए उसने ये बात छुपाई। वो एमा को एक राज की बात बताता है, जो ये थी कि उस फूड स्टोरेज में एक बंदूक है, जो अगर तुमने हासिल कर ली तो तुम्हारे लिए ये सब आसान हो जाएगा। तो एमा अब इसमें सैम की मदद लेने का सोचती है, लेकिन वो तो उन दोनों भाइयों के साथ रहकर पागल हो चुका है। वो दोनों जो कहते हैं वो वही करता है। ऐसे ही एक दिन जब सैम उनके साथ बैठा था तो एमा उसे बाहर आने को कहती है, लेकिन सैम नहीं आता। तभी बॉबी एमा से ट्रूथ और डेयर खेलने को कहता है, जो वो एक्सेप्ट कर लेती है। इस बीच एमा की नज़र मार्लिना पर पड़ी, जिसको एक कोने में बांध कर रखा हुआ है। उसके शरीर पर कपड़े तक नहीं थे, उसके मुंह और नाक से खून आ रहा है। उन तीनों में से किसी को भी उसकी कोई फिक्र नहीं है। खैर, एमा के लिए पहला सवाल आता है, क्या वो सैम से प्यार करती है? वो हाँ में जवाब देती है। पर इसके बाद उसे ये पूछा गया, क्या वो एड्रिन से भी प्यार करती है? तो एमा ने कहा कि उसने अपना एक सवाल पहले ही पूछ लिया, तो इस सवाल का कोई तुक नहीं बनता। जो सुन जोश को गुस्सा आ जाता और एमा पर भी वो भड़क गया। पर ऐसा करने पर सैम ने उसे रोका। उसने सैम को डेयर दिया, जाकर डरविन की लाश के टुकड़े करो, जो कि वो कर नहीं पाता, जिसके बदले में बॉबी उसके हाथ को ही मोड़ देता है और फिर एमा को वहीं डेयर ट्रांसफर करता है। अगर उसने ये नहीं किया तो आज सैम का एक हाथ खो देगा। इसीलिए एमा को मजबूरन ये करना ही पड़ा, जो चीज़ वो कभी नहीं करना चाहती। अब इसके बाद वो सैम से कुछ नहीं बोलती और बस चुपचाप बैठी रहती है, लेकिन अब उसे किसी भी कीमत पर वो बंदूक चाहिए। वो फिर से माइकी के पास गई, उस बंदूक की एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगाने के लिए। उसने कहा कि वो एक बॉक्स के अंदर है, पर मुझे भरोसा है कि तुम जो कुछ भी करोगी सही करोगी। मैं तुम्हें एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। दरअसल इस जगह से बाहर निकलने के लिए एक और रास्ता है, जो कि टॉयलेट से होकर गुजरता है, पर तुम्हें उस गंदगी को पार करके गुजरना होगा। पर वो ये भी करने को राजी है। इसीलिए उसने प्लान बनाया, जिसमें सैम को भी इंक्लूड किया, जिसका पहला स्टेप था उन दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसाना। पर जब वो वहां पर मार्लिना की लाश को देखती है तो तुरंत ही वहां से बाहर आ गई। दरअसल उन लोगों ने उसे इतना टॉर्चर किया कि उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हो गई। उधर सैम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता, लेकिन जब उसने उस लाल डब्बे को उठाया तो बॉबी ने उसे देख लिया। लेकिन तब तक सैम ने उस पर बंदूक तान दी और उसे लेकर बाहर आ जाता है। पर जब वो बाहर जोश को भी देखता है तो उसके मन में एक सवाल आया, ये कहाँ से आ गया? इतने में एमा सैम से कहती है कि वो उसे शूट कर दे, जो कि वो करता भी है, लेकिन वो गोली जाकर एड्रिन को लग गई, जिससे वो वहीं मारा गया। और इससे बॉबी को मौका मिल गया सैम के ऊपर हमला करने का। उसने उसे बहुत मारा, लेकिन तभी पीछे से एमा आकर जोश के गले को काट डालती है। यानी कि एक भाई का तो काम तमाम हो गया, लेकिन अपने भाई की मौत को देखकर बॉबी का खून खौल जाता है। जो चीज़ देख एमा फौरन भागकर माइकी के पास आ गई। उसके हाथ खोल दिए, क्योंकि उसे पता है कि वो उसे लड़ नहीं सकती, लेकिन माइकी लड़ सकता है। पर उसे तो बॉबी को मारने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसने तो खुद को ही आग लगा ली। लेकिन इसके पीछे की भी एक वजह थी, क्योंकि वहां पर कोई भी शाफ्ट नहीं है, जिसके कारण अगर हल्की सी भी आग लग गई तो पूरा बेसमेंट जल जाएगा। इस चीज़ को सही करने के लिए वो बॉबी के शरीर पर लगी आग को बुझाने लगता है। पर इसी बीच एमा पूरे बेसमेंट के बचे हुए एक ही रेडिएशन सूट को पहनकर टॉयलेट में घुस गई और गेट को लॉक कर लिया। माइकी ने कहा कि वो गेट को खोले, लेकिन अगर वो गेट को खोल भी देती है, पर आखिर में माइकी स्माइल करता है, क्योंकि उसे एमा के लिए खुशी थी कि वो इस नरक से बाहर निकल गई। पर वहाँ एमा जब बाहर गई तो उसने महसूस किया कि ये वो न्यूयॉर्क तो है ही नहीं जहाँ वो रहा करती थी। चारों ओर हवा में बस राख उड़ रही है। सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा इस संसार में। अब तो वही बेसमेंट में माइकी आखिरी बार हंसते हुए अपनी बीवी बच्चों की तस्वीर को देखता है। लेकिन क्या आपने सोचा था कि इस कहानी के कुछ इस तरीके से अंत होगा? क्योंकि अगर सब साथ रहते तो शायद कुछ दिन और सरवाइव कर जाते, लेकिन शायद इंसान की यही फितरत है, उसे आसान चीज़ों को भी मुश्किल बनाने में मज़ा आता है।
और फिर इसमें सब कुछ खत्म हो जाता है। साल भर का खाना रहने के बावजूद भी कोई जिंदा नहीं है उस बेसमेंट में। वेल, आपको कहानी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।